नमस्कार, मैं शिवरोज सिंह अपने सामान्य अध्ययन के तीसरे वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने आया हूं। मेरे तीसरे वीडियो का विषय है भारत और पड़ोसी देश। जैसे कि मैंने पूर्व के दो वीडियो के अंदर भारत और उससे जुड़ी जानकारी और भारत और उसके राज्यों के विषय में बताया था, आज मैं भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंधों के विषय पर आप सबको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने सबसे करीबी राष्ट्र नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल वो राष्ट्र है जिसके साथ हमारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते प्राचीन काल से रहे हैं और दोनों राष्ट्र एक मित्र की तरह मिलकर संसार में काम करते रहे हैं। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत राष्ट्र है। अब इस नेपाल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर दृष्टिकोण डालते हैं। तो नेपाल की हम जानकारी यहाँ पर देखते हैं। नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? तो नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। शासन व्यवस्था कैसी है नेपाल की? तो नेपाल में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। कुछ वर्ष पूर्व तक नेपाल में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होती थी, यानी राजा का शासन होता था, लेकिन वहां हुए एक आंदोलन के बाद अब वहां पर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। नेपाल की राजभाषा क्या है? तो नेपाल की राजभाषा नेपाली है। राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो बहुत ही खूबसूरत है और हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ वहां पर है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के भारतीय आ जा सकते हैं और नेपाली नागरिक भी हमारे यहाँ आ जा सकते हैं। नेपाल और भारत के बीच में रिश्तों का संबंध है। दोनों सीमाओं में लोग एक दूसरे का शादी विवाह करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। सामरिक दृष्टिकोण से भी नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल भारत के संबंध हमेशा मित्रवत रहे हैं। धर्मों के दृष्टिकोण से बात करें तो नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जहां सबसे अधिक हिंदू धर्म के अनुयायी निवास करते हैं और इसके साथ ही वहां बौद्ध धर्म के अनुयायी दूसरे स्थान पर आते हैं। अब दूसरे हम अपने पड़ोसी देश भूटान की बात कर लेते हैं। तो भूटान भी भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 47,000 वर्ग किलोमीटर है। शासन व्यवस्था कैसी है नेपाल की? तो यहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था है। पारंपरिक राजतंत्र, मतलब राजतंत्र तो है लेकिन राजतंत्र को गणतंत्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की राजभाषा चोड़खा है। राजधानी क्या है? तो राजधानी थिम्पू है, जो बहुत ही खूबसूरत है। मुद्रा क्या है? तो डुलथुम भारतीय रुपया भूटान की मुद्रा है। सामरिक दृष्टिकोण से भूटान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूटान की सीमा चीन के साथ लगती है और भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है। तो सामरिक दृष्टिकोण से ये बड़ा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण राष्ट्र है। तीसरे राष्ट्र की हम बात करते हैं पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 से पूर्व पाकिस्तान भारत का एक भाग था, लेकिन अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद अंग्रेजों ने जो भारत के अंदर फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, उसके बाद पाकिस्तान जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण से एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया। अब इसकी व्यवस्था को हम देखते हैं कि इसकी व्यवस्था किस प्रकार की है। क्षेत्रफल देखते हैं इसका। तो इसका क्षेत्रफल 7,96,940 वर्ग किलोमीटर है। शासन व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, लेकिन ये इस्लामिक गणराज्य है। राजभाषा क्या है इसकी? इसकी राजभाषा उर्दू है। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। अब इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो इसके प्रमुख शहरों में जो है इस्लामाबाद के साथ लाहौर का स्थान आता है। पाकिस्तान और भारत के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। बहुत प्रयासों के बाद भी ये दोनों राष्ट्रों के संबंध कभी भी मधुर नहीं बन पाए और इसके कारण ही पाकिस्तान और भारत के बीच में दो युद्ध हुए। 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में भी युद्ध हुआ। बांग्लादेश, अब इस बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति का नतीजा भी बांग्लादेश है।
आजादी से पूर्व ये भारत का ही भाग था। अब इस बांग्लादेश को समझते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है। शासन व्यवस्था कैसी है यहाँ की? यहाँ की शासन व्यवस्था संसदीय गणतंत्र है और यह भी एक इस्लामिक राष्ट्र है। राजभाषा क्या है यहाँ की? तो यहाँ की राजभाषा बांग्ला है। राजधानी क्या है? तो राजधानी ढाका है। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा इसकी टका है। बांग्लादेश एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी सीमा भारत के कई राज्यों से मिलती है। इसका उदय 1971 में हुआ। ये पूर्व में पाकिस्तान का एक भाग था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन भाषाई आधार पर वो क्षेत्रीयता के आधार पर दोनों के बीच में समानताएं नहीं थी। इस कारण से इस राष्ट्र का उदय हुआ। पांचवें राष्ट्र की तरफ चलते हैं, म्यांमार। 1937 तक यह म्यांमार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत का हिस्सा था। क्षेत्रफल कितना है इसका? इसका क्षेत्रफल 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है। शासन व्यवस्था देखते हैं, यहाँ एकात्मक संसदीय संवैधानिक गणतंत्र है। राजधानी क्या है? राजधानी यांगून है, जिसे पहले रंगून कहा जाता था। मुद्रा क्या है इसकी? इसकी मुद्रा क्याट है। यहाँ सबसे अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायी रहते हैं। म्यांमार भी हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमा भारत के कई राज्यों से मिलती है। अब श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका और भारत के संबंध प्राचीन काल से ही बहुत मधुर रहे हैं। रामायण काल में भी श्रीलंका और भारत के संबंधों की चर्चा आती है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। शासन व्यवस्था कैसी है? तो यहाँ पर शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की है। राजभाषा क्या है? तो राजभाषा के रूप में यहाँ सिंहली और तमिल भाषा है। राजधानी यहाँ की कोलंबो है। मुद्रा के रूप में यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका और भारत के भी संबंध प्राचीन काल से बहुत मधुर रहे हैं। भारत ने श्रीलंका के विकास के लिए हमेशा सहयोग दिया है। आज भी भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत मधुर है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में इन देशों से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी तरफ दृष्टि डालते हैं। हम यहां पर एक प्रश्न लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहां है, या माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आया करता है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत उपयोगी प्रश्न है कि नेपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन सा है। तो नेपाल का प्रमुख दर्शनीय स्थल में पशुपतिनाथ का नाम आता है जो काठमांडू में स्थित है। साथ ही नेपाल के अन्य दर्शनीय स्थल में जनकपुर का नाम आता है जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। इसी प्रकार से लुम्बिनी का आता है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये प्रश्न अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। गंगा जो गंगोत्री से निकलती है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। चौथा प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर कि भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ मिलती है और इसकी लंबाई है 4,156 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न जिसको हम देखते हैं कि श्रीलंका भारत के किस भाग में स्थित है। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। और हम बात करें रामेश्वरम से श्रीलंका के अनुराधापुरम के बीच की दूरी, तो ये लगभग 50 किलोमीटर की दूरी बनती है। छठा प्रश्न है हमारा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा महासागर है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में हिंद महासागर है। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रामायण काल में भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सेतु बनाया गया। तो उत्तर है राम सेतु बनाया गया। आठवां प्रश्न, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1965 के भारत पाक युद्ध में किसकी जीत हुई।
तो 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत हुई और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 9वां प्रश्न, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। 10वां प्रश्न, थंडर लैंड ऑफ थंडर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडर के नाम से भूटान को जाना जाता है, जो सुंदर पर्वतीय देश है। 11वां प्रश्न बनता है, यह भी परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। 12वां प्रश्न, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। 13वां प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू एक दूसरे को अलग करता है? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू है। इस प्रकार से जिन 6 देशों के विषय में मैंने पढ़ाया, उन 6 देशों के बीच से ये महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मैं सामान्य ज्ञान पर आधारित अपना चौथा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा।